1962 भारत चीन युद्ध। ये लड़ाई करीब 1 महीने चली थी और इसका क्षेत्र लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ था। 1967 में नाथुला में चीन और भारत के कई सैनिक मारे गए थे। संख्या के बारे में दोनों देश अलग अलग दावे करते हैं। 1975 भारतीय सेना के गश्ती दल पर अरुणाचल प्रदेश में LAC पर चीनी सेना ने हमला किया था। भारत और चीन संबंधों के इतिहास में साल 2020 का जिक्र भी अब 1962, 1967 और 1975 की तरह ही होगा। वजह साफ है, भारत चीन सीमा विवाद में 45 साल बाद इतनी संख्या में सैनिकों की जान गई है। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव कोई नई बात हो, लेकिन दोनों देशों ने आपसी सहमति से सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिशों के बीच राजनीतिक रिश्ते बनाए रखते हुए व्यापार और निवेश को लंबे समय तक चलते रहने दिया है। बीते 6 सालों में जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है, 18 बार दोनों देशों के बीच मुलाकातें और बातचीत हुई है। इन सब कोशिशों को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने के पहल की तरह से ही देखा गया। इसलिए बीते 2 दिनों में सीमा पर हिंसक झड़पों के बाद हर कोई सवाल पूछ रहा है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। भारत और चीन के बीच बात इतनी क्यों बिगड़ गई कि नौबत हिंसक संघर्ष तक पहुंच गई। क्या लद्दाख में भारत की ओर से सड़क निर्माण ही चीन की चिंता का सबब है या बात कुछ और ही है? BBC ने बात की दोनों देशों के संबंधों पर नजर रखने वाले जानकारों से। उनके मुताबिक पूर्वी लद्दाख में सड़क निर्माण एक वजह हो सकती है, पर एकमात्र वजह नहीं है। साल 2018-19 की सालाना रिपोर्ट में भारत के रक्षा मंत्रालय ने कहा था कि सरकार ने भारत चीन सीमा पर 3812 किलोमीटर इलाका सड़क निर्माण के लिए चिन्हित किया है। इनमें से 3418 किलोमीटर सड़क बनाने का काम बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO को दिया गया है। इनमें से अधिकतर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। भारत चीन सीमा विवाद के जानकारों की राय है कि यही निर्माण कार्य दोनों देशों की विवाद की असली वजह है। हिंदुस्तान टाइम्स में रक्षा संबंधी मामले कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार राहुल सिंह भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और कहते हैं कि पिछले 5 सालों से भारतीय सीमाओं को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। उनके मुताबिक पहले भी सीमा पर दोनों सेनाओं में छोटी मोटी झड़पें होती रही हैं। डोकलाम के पहले भी 2013 और 2014 में चुमार में ऐसी घटनाएं सामने आई थीं, लेकिन इस बार की गतिविधियों का दायरा खासा बड़ा है। पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहता ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बढ़ती कथित चीनी गतिविधियों का बड़ा कारण पुल और हवाई पट्टियों का निर्माण बताया, जिसकी वजह से भारतीय गश्तें बढ़ चुकी हैं। उनके मुताबिक इस तनाव के पीछे कई मामले आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब भारत ने जम्मू कश्मीर के खास दर्जे को खत्म कर 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के नक्शे जारी किए, तो चीन इस बात से खुश नहीं था कि लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में अक्साई चिन्ह भी था। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। चीन ने भारत सरकार के इस फैसले का विरोध किया था, विशेष तौर पर लद्दाख क्षेत्र को जम्मू कश्मीर से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने का। भारत के फैसले का विरोध करते हुए चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने उस वक्त कहा था कि चीन अपनी पश्चिमी सीमा पर चीनी क्षेत्र को भारत के अपनी सीमा में दिखाए जाने का हमेशा विरोध करता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रेटेजिक स्टडी प्रोग्राम के हेड हर्ष पंत का मानना है कि भारत के इस कदम को चीन अपने लिए एक खतरे के तौर पर देखता रहा है। कश्मीर पर भारत के इस फैसले के बाद चीनी प्रवक्ता हुआ चुनिंग ने कहा था, हाल ही में भारत ने अपने घरेलू कानून में बदलाव करके चीन की संप्रभुता पर सवाल खड़ा किया है। भारत का यह कदम अस्वीकार्य है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरा मामला संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में भी उठा। इस मुद्दे पर अनौपचारिक बैठक भी हुई, लेकिन भारत ने वहां अपना पक्ष रखते हुए ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि अनुच्छेद 370 को हटाना भारत का आंतरिक मामला है। हर्षपंत का मानना है कि चीन ने विरोध जताने के साथ साथ अपना विरोध जारी रखा। अप्रैल में जब ठंड खत्म हुई तो दोबारा से उस इलाके में अपने सैनिकों की तैनाती शुरू कर दी। अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर के अलावा शक्सगाम घाटी के 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक इलाके पर भी चीन का नियंत्रण है। काराकोरम पर्वतों से निकलने वाली शक्सगाम नदी के दोनों ओर शक्सगाम वादी फैली हुई है। 1948 में इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा जमा लिया था। बाद में 1963 में एक समझौते के तहत पाकिस्तान ने इस क्षेत्र को चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान का मानना था कि इससे दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ेगी और साथ ही ये भी दलील थी कि चूंकि यहाँ पहले से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित नहीं थी, लिहाजा पाकिस्तान को इसे चीन को सौंपने से कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी इलाके को लेकर पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया था। आज चीन और पाकिस्तान यहीं बने काराकोरम हाईवे से एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं, जो पश्चिमी कश्मीर के जरिए दोनों देशों को जोड़ता है।
हर्षपंत के मुताबिक अगर लद्दाख में हो रहे प्रशासनिक बदलाव में भारत सफल होता है और उस इलाके में सैनिकों के लिहाज से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करता है तो चीन का काराकोरम के रास्ते पाकिस्तान की तरफ का जो सीधा रास्ता जाता है उसमें आने वाले समय में दिक्कत आ सकती है। इस लिहाज से भी चीन लद्दाख सीमा पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। कई जानकार मानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति को इन दिनों कई मोर्चों पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वास्तव में शी जिनपिंग अपने 8 साल के शासन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। विवादास्पद प्रत्यर्पण विधेयक पर हांगकांग में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन को पूरी दुनिया ने देखा। दूसरी तरफ ताइवान में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की चुनौती जटिल होती जा रही है। चीन के शिनजियांग प्रांत के वीगर मुसलमानों के खिलाफ सरकार की नीतियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना भी बढ़ रही है। रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी है। हाल ही में 194 सदस्य देशों वाली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया कि इस मामले की जांच होनी चाहिए कि दुनिया भर में नुकसान पहुंचाने वाला कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ। यह असेंबली विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की प्रमुख नीति निर्धारक इकाई है। दूसरे देशों के अलावा भारत ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। अमेरिका और चीन के बीच अघोषित तौर पर चल रहे ट्रेड वॉर की बात भी किसी से छुपी नहीं है। पिछला पूरा साल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए मुश्किलों भरा रहा। ये तमाम उदाहरण ऐसे हैं जो बताते हैं कि शी जिनपिंग आर्थिक मोर्चे पर ही नहीं, राजनीतिक मोर्चे पर भी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हर्षपंत की माने तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में चीनी राष्ट्रपति का जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को जगाने का ये एक तरीका भी हो सकता है। साउथ चाइना सी, ताइवान और भारत, हर सीमा पर चीन इस तरह का काम कर रहा है। हर्षपंत इसे मिलिट्री नेशनलिज्म प्रोजेक्ट करने की एक पहल मानते हैं। उनके मुताबिक साउथ चाइना सी और भारत सीमा में थोड़ा अंतर है। साउथ चाइना सी में मैरीटाइम बाउंड्री की वजह से संघर्ष इतना हिंसक नहीं होता, लेकिन भारत के साथ सीमा भौगोलिक है, इसलिए भी भारत के साथ सीमा विवाद हिंसक हो जाते हैं। साउथ चाइना सी में सैनिकों के मोबिलाइजेशन में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है। इसी साल 17 अप्रैल को भारत सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला किया। केंद्र सरकार ने देश में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के नियमों को उन पड़ोसियों के लिए और सख्त कर दिया जिनकी सीमाएं आपस में मिलती हैं। नए नियम के तहत किसी भी भारतीय कंपनी में हिस्सा लेने से पहले सरकारी अनुमति लेना अब अनिवार्य कर दिया गया है। चूंकि पड़ोसियों में सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ है तो इसका सबसे ज्यादा असर भी उसी पर होगा। इस फैसले की प्रमुख वजहों में से एक थी चीन के सेंट्रल बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का भारत के सबसे बड़े निजी बैंक HDFC के 1.75 करोड़ शेयरों की खरीद। इससे पहले तक चीन भारतीय कंपनियों में बेधड़क निवेश करता रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जानकार और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व प्रोफेसर MM खान का मानना है कि फौजी और आर्थिक ही वो क्षेत्र हैं जहां चीन अपना वैश्विक वर्चस्व कायम करने के लिए विदेश नीति को समय समय पर बदलता रहता है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद दुनिया के शेयर बाजारों में अफरा तफरी मची हुई है और चीन बड़े देशों की कंपनियों में निवेश कर रहा है। आप दक्षिण एशिया को देख लीजिए, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों में चीनी कर्ज या निवेश मिल ही जाएगा। अब अगर भारत ने एकाएक अपनी FDI नीति में एक बड़ा बदलाव किया तो काफी संभव है कि चीन की विदेश नीति इससे थोड़ा असहज महसूस कर रही हो।